डॉक्टर उमा हमारे एम्स के जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट है और पिछले 10-15 साल से अशोका मिशन के द्वारा हमारे लद्दाख एसएनएम हॉस्पिटल में आके हज़ारों मरीज पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी रूमेटोलॉजिस्ट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोगों का एक कंसेप्ट है मरीजों का कि भाई जोड़ों में दर्द हो गया या कुछ हो गया तो हमें ऑर्थोपेडिशियंस को दिखाना है, या कुछ स्किन पे कोई लीजन्स हो गया डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो रूमेटोलॉजिस्ट का आखिर किस टाइप के पेशेंट को रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और रूमेटोलॉजिस्ट क्या होता है, डॉक्टर साहब आपको डिटेल में बताएंगे। तो मेरा यही पहला प्रश्न है डॉक्टर साहब। आप सबसे पहले आपको यहाँ लद्दाख में आने के लिए आपको निमंत्रित है, हर साल आप आ रहे हैं, तो मेरा ये पहला प्रश्न आप कैसे इसका जवाब देंगे? थैंक यू सो मच। देखिए, अगर हम समझें कि रूमेटोलॉजी है क्या, तो रूमेटोलॉजी मेडिसिन का एक सब स्पेशलिटी है, मतलब उसकी एक ब्रांच है जिसमें कि जिन मरीजों को जोड़ों की तकलीफ होती है या मांसपेशियों की तकलीफ होती है या फिर लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनको डील करता है मेडिसिन से। तो इसमें बहुत सारे डिजीजेस आ जाते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस एरिथमेटोसस है, सेप्टिक आर्थराइटिस है। बात करें तो जैसे कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, हाइपोथायरॉयड आर्थ्रोपैथी की, जिनको थायराइड होता है तो उनको आर्थराइटिस भी हो जाती है, तो थायराइड आर्थ्रोपैथी। क्योंकि जो आर्थराइटिस है वो कोई एक बीमारी नहीं है, आर्थराइटिस एक लक्षण मात्र है बहुत सारी बीमारियों का। जैसे कि बहुत सारी बीमारियों में बुखार हो जाता है, लेकिन कुछ निकलता कुछ और है, किसी में टीबी होती है, किसी में टाइफॉइड होता है, किसी में कुछ और इन्फेक्शन निकलता है, निमोनिया होता है। ऐसे ही गठिया एक लक्षण है और वो गठिया बहुत सारी बीमारियों में हो जाता है। तो जैसे आपने शुरू में कहा कि जो स्किन की प्रॉब्लम है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले गए, और लोगों में हड्डी की तकलीफ है तो सोचते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास चले गए। तो जरूरी यह है कि अगर किसी को जोड़ों की समस्या है जो कि चोट लगने के बाद नहीं हुई है तो उनको रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन सबसे एक जानने योग्य बात यह है कि जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं वो बहुत सारे नहीं हैं, उनकी संख्या बहुत कम है अपने देश में, क्योंकि ये स्पेशलिटी नई स्पेशलिटी है। तो इसलिए अगर रूमेटोलॉजिस्ट ना मिले तो फिजिशियन के पास जाना चाहिए जो कि इन मेडिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो पिछले 10-15 साल से आप यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, तो आपने क्या देखा? क्योंकि लद्दाख में लोगों का एक कंसेप्ट है, लद्दाख एक हाई एल्टीट्यूड पर है, ठंड का इलाका है और सर्दियों में हमें उतना वो फल फूल नहीं मिलते हैं, हरी सब्जी वगैरह, खासकर चंगथंग के इलाके में, जांस्कार के इलाके में, दूर दराज जो गाँव में जो हमारे मरीज रहते हैं, तो उन्हें किस दिशा से आप देखते हैं? क्योंकि हमें नीचे या प्लेन्स में फल फूल मिलते हैं, आपके जो काफ़ी खाने पीने को मिलते हैं, यहाँ पर भी मतलब फ्रेश वेजिटेबल्स और ये चीज़ें इन देहाती इलाकों में नहीं आता। तो उनसे भी रिलेटेड ये जो जोड़ों में दर्द है, खासकर ठंड में बोलता है यार ठंड इतना हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, अब तो हम लोग आमची के पास लेते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी एक्सपर्ट्स, बट देन आप उसको किस दिशा से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल ये नहीं सोचें कि शहरों में सब कुछ मिलता है तो उनको बीमारियां नहीं होती। यहाँ सब नहीं मिलता तो बीमारियां होती हैं। तो जो बाउंड्री है वो ब्लर्ड हो गई है, क्योंकि हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है। और शहरों की देखा देखी जो लोकल इलाके हैं बहुत डिस्टेंट प्लेसेस में, दूर दराज जगहों पर, वहाँ भी लोगों ने शहरी लोगों की आदतें सीख ली हैं। जैसे कि नाश्ते में क्या खाएंगे? ब्रेड खाएंगे, नाश्ते में चिप्स खाएंगे, खूब सारा कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, बियर पिएंगे। तो उनके भी फूड हैबिट्स खराब हो रहे हैं। और फूड हैबिट्स, अच्छे फूड हैबिट की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं कि जो लोकली ग्रोन फूड है, उस इलाके में जो फूड ग्रो होता है वो आप खाएं, क्योंकि आपका शरीर उससे ट्यून्ड है ना। बाहर से कोई चीज आने की जरूरत नहीं है उसके लिए। दूध मिलता है, सीरियल्स मिलते हैं, चावल, दाल, सब्जी, जो भी फ्रूट यहाँ पे मिलता है, बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पे मिलते हैं, तो वो सब खाने हैं। और जो जंक फूड है उसको अवॉइड करना है। दूसरा एक चीज देखा कि पोल्यूशन यहाँ भी लेह लद्दाख में बहुत बढ़ रहा है। तो जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वो भी एक कारक माना गया है
रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून डिजीजेस का। इसके अलावा स्लीप पैटर्न्स जो है, आपका 6 से 8 घंटे की स्लीप नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस बॉडी को आ रहा है और वो क्रॉनिक स्ट्रेस है, तो वो भी एक कारक है। स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ऑटो इम्यून डिजीजेस का, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी आती है। और आपके जो रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आलती पालती बहुत देर तक मारना, जैसे नमाज पढ़ते हैं तो लोग बहुत देर तक उकड़ू बैठते हैं, तो अपने घुटने पे यंग है तब तक तो चलता है, लेकिन जैसे 40 को पार करते हैं तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में तकलीफ शुरू हो जाती है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो मैं कहूंगी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अवॉइडेबल हैं। वजन को कंट्रोल रखना, मतलब आप उतना खाएं और वो खाएं जिससे आपके शरीर वजन कंट्रोल रहे। और बाकी बीमारियां होती हैं कुछ, और रिकरेंट इन्फेक्शन किसी को हो रहे हैं तो उसको अवॉइड कर सकते हैं वैक्सीन लेके, वैक्सीनेशन लेके। तो आजकल कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि हम ये सोचें कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं कि एम्स के डॉक्टर्स यहाँ चल के आ गए और यहाँ से बहुत सारे मरीज, जो अशोका मिशन है वो हमारे एम्स में डॉक्टर से टाई अप करके दिखाता है, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी फॉलो अप पेशेंट्स आए जो मैंने दिल्ली में देखे हुए हैं। तो कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश से पॉसिबल है कि आप बच सकते हैं। जी। और दूसरी एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो अपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, या खुद ब खुद अपने जिस्म के कोई बाहर का कोई वायरस वगैरह नहीं आता है, ये खुद ब जिस्म में आपके जो है ना मांसपेशियों की वजह के ऑटो की वजह से हो जाते हैं। तो इनमें लोगों का काफ़ी खबर ये शिकायत आते हैं, मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर उमा को दिखाया, हर साल दिखाया, मान डॉक्टर साहब पिछले 10 साल से मैं दवाई खा रहा हूँ। कुछ मरीजों को तो ये कहना है कि टीबी भी होगा तो 6 महीने के दवाई बंद करेगा तो ठीक हो जाता है, लाइफ लॉन्ग दवाई खाना है, फिर एक्सरसाइज करते हैं, वो करते हैं, ठीक तो हो जाता है, फिर हम दवाई छोड़ देते हैं, फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं दवाई नहीं छोड़ना, आपने खाना ही खाना है। तो उसका भी साइड इफेक्ट्स, तो लोगों को एक डर है क्योंकि कभी कभार लोगों को सुनने में था या इतनी सारी दवाई खाएगा आपका साइड इफेक्ट्स हो जाएगा, तो आप ये जो ऑटो इम्यून डिजीज ये खुद ब खुद आएगा, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ये कोई मिसकंसेप्शन लोगों में फैले हुए हैं। तो उसको आप किस हिसाब से मरीजों को समझाना चाहते हैं? देखिए, मैं इसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर के प्रोटीन, हमारे शरीर में इम्यूनिटी होती है, तो इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, जो रक्षा प्रणाली है, उसका ये होता है कि हमारे शरीर की रक्षा करना। बाहर से कोई चीज हम अटैक कर रहा है, चाहे वो वायरस या बैक्टीरिया है कुछ और, तो उसको उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो हमारे शरीर के प्रोटीन्स हैं उनमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, और जो वायरस के प्रोटीन हैं और सेल के जो प्रोटीन हैं उनमें बहुत सिमिलैरिटी होती है, एक जैसे लगते हैं वो। इम्यून सिस्टम उनको पहचान नहीं पाता कि कौन हमारा है, जैसे होता है ना इंसानों में, कौन अपना है कौन बेगाना नहीं समझ पाते, तो वो संभाल नहीं पाता। जब वो नहीं समझ पाता तो दोनों को ही बाहर फेंकने की कोशिश करता है, और उस कोशिश में जो हमारे सेल हैं वो बाहर तो नहीं जा सकते, तो सूजन की स्थिति पैदा हो जाती है और वहां पे डैमेज होनी शुरू हो जाती है। इसी को ऑटो इम्यून बोलते हैं, और इसी को ऑटो इम्यून बोलते हैं, डिसऑर्डर्स। और उसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं, सिर्फ रूमेटोलॉजी की ही नहीं, नर्वस सिस्टम की भी आती है, लंग्स की भी आती है, इंटेस्टाइन की भी आती है, पैनक्रियास की भी आती है। तो जिस सिस्टम की ऑटो इम्यून बीमारी हो गई वो उस स्पेशलिस्ट के पास चला जाता है। लेकिन जो हमारी बीमारियां हैं वो मल्टी सिस्टम होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया या ल्यूपस हो गया, तो जो बीमारी है वो लंग्स पे भी असर कर सकती है आदमी के, वो नर्व्स पे भी असर करती है, तो न्यूरोपैथी हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाती है, लोगों को जो कालापन आ जाता है, सर्कुलेशन रुक जाता है, लोगों में हाइपरटेंशन हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। तो ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, और उनकी वजह से कोमॉर्बिडिटी हम कह देते हैं, जिसका मतलब है कि आपको अगर वो बीमारियां, उसमें सूजन कंट्रोल में नहीं रखी गई तो दूसरी बीमारियां हो जाएंगी, जिनका मैंने नाम लिया। अब आपका जो सवाल है कि लोग कहते हैं कि हमें पूरे टाइम तक वो दवाई लेनी है, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर जो हमारे सेलुलर प्रोटीन्स हैं उनमें चेंजेस आए, कि उनमें सूजन ना हो, तो उसके लिए जो हम दवाएं दे रहे हैं वो उसको, जो खराब वाली इम्यूनिटी है उसको वो कम कर रहा है। तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, लेकिन जैसे ही आप उनको बंद करेंगे तो
वो जो इम्यूनिटी है खराब वाली वो फिर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो तो जो खराब चीज है वो शरीर से बाहर निकल ही नहीं सकते, वो तो उधर ही रहेगा, उधर ही रह गया, कोई काट के तो निकाल नहीं दिया। तो इसलिए दवाइयां लेना लगातार जरूरी है। जैसे डायबिटीज किसी को हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, तो जिंदगी भर दवाइयां लेते हैं ना उसको कंट्रोल करने के लिए, तो दवाई कभी अपने आप बंद ना करें। एग्जैक्टली। और दूसरा है कि मेरे को आपके काफ़ी मरीज जो पिछले 10-15 साल से आप देख रहे हैं, चलो अशोका मिशन की तरफ से आपको हर साल यहाँ पर तकलीफ देते हैं, लेकिन बीच बीच में अगर मरीज़ आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो बार बार यहाँ से दिल्ली जाना तो थोड़ा फाइनेंशियली या हर एंगल से थोड़ी मुश्किल होती है, जहाज़ का किराया कभी बहुत हो जाता है। तो उस सूरत में मरीज़ आपसे कैसे रब्ता कायम करे या कांटेक्ट कर सकता है, या आपका पर्सनल नंबर, क्योंकि आप एम्स में तो बिज़ी रहेंगे, तो आपको उस हिसाब से आप क्या हमारे मरीजों को क्या एडवाइस करेंगे कि डॉक्टर साहब से गुड अप्रोच कैसे होंगे? ये बहुत एक प्रश्न जरूरी बनता था। देखिए, यहाँ के लोगों के लिए हम एम्स के डॉक्टर्स के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। थैंक यू। और यहाँ से जो भी मरीज जाते हैं, सूनर और लेटर, हो सकता है जिस दिन पहुंचा उस दिन हम उनको ना देख पाए, लेकिन हम अगले बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि मरीजों की संख्या एम्स में बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप देखें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है तो लोगों को 6-6 महीने, साल के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते। और नहीं मिलते, इसमें एम्स की गलती नहीं है, नहीं मिलते क्योंकि मरीज की संख्या इतनी ज्यादा है, और हर कोई चाहेगा कि एक्सपर्ट्स एम्स के पहुंचते हैं। तो जो यहाँ के लोग हैं वो जब आते हैं और बोलते हैं हम लेह लद्दाख से आए हैं, तो हम उनको पूरा सहयोग करते हैं और उनको जल्दी देखते भी हैं, और ये चीज जारी रहेगी। बहुत अच्छी बात है। आपने तो देखी होंगी लद्दाख में हाई पासेस बहुत है, चढ़ाइयाँ बहुत है, और यहाँ पर उतने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन 3 मंजिल तक 2 मंजिल तक तो होते हैं। तो उस हिसाब से आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, उसके लिए बहुत शुरुआत से कोशिश करनी होगी। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस करते हैं, और थोड़ी बहुत सबको होती है, मुझे भी होगी, आपको भी होगी, और बहुत सारे लोगों को होगी। पहले हम कहते थे 40 साल के बाद हो रही है, लेकिन अब कम उम्र में भी शुरू हो रही है। तो जो नमाज पढ़ते हैं उकड़ू, जैसे जिस भी जॉइंट पे ज्यादा असर पड़ता है, जोर पड़ता है, उस जॉइंट की डैमेज होती है। फिर जब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो उसकी रिपेयर भी होती है शरीर में, रिपेयर प्रोसेस, उसको ठीक करने की प्रोसेस, और जो डैमेज है वो एक साथ चलती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है जहां पर डैमेज ज्यादा होने लगती है, लेकिन रिपेयर का टाइम कम बनता है। एज के साथ साथ जो रिपेयर प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाती है ना। देखा होगा, चोट लगी तो उसको ठीक होने में ज्यादा टाइम लगता है, जब उम्र हो गई है तो वो ये समझना होगा। अब बात है कि सीढ़ियां चढ़ने का, तो आपको अपना वजन कंट्रोल करना है, क्योंकि जब आपका वजन ज्यादा है तो अगर 1 kg ज्यादा है तो आपके नी पे 3 kg वेट ज्यादा पड़ रहा है। तो आप 1 किलो कम करते हैं तो 3 किलो वजन अपने घुटने पे कम कर देते हैं। दूसरा, अपना चलने फिरने का तरीका सही रखना होगा, क्योंकि कोई भी मशीन है जो मैल अलाइंड है, इसका मतलब है कि उसकी जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, ऐसे नहीं होके वो ऐसे करके है, तो ये वाला हिस्सा ज्यादा घिसेगा, तो प्रॉब्लम होगी। आपके जूते चप्पल जो फुटवेयर है वो ठीक नहीं है, जो सपोर्ट नहीं कर रहा नीज को, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, तो आपके घुटने या हिप जॉइंट ज्यादा घिसेगा, है ना। तो ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढा जा सकता है। दूसरी चीज ये है, सीढ़ियां चढ़नी है, जिनको प्रॉब्लम हो गई है वो एक बार में एक सीढ़ी रख के कि एक पैर रखा, फिर उसी पे दूसरा पैर रखा, फिर ऐसे रखा, फिर दूसरा पैर रखा, बजाय इसके कि पहले एक पैर यहाँ रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, इससे आपके जोड़ पे असर कम पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये किया जा सकता है कि क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज होती हैं। तो अब जॉइंट अपने आप कुछ नहीं कर सकता, अगर उसके आसपास मसल ना हो, जैसे मान लीजिए ये जॉइंट है, ये 2 हड्डियां हैं, आसपास कुछ नहीं है, तो ये कैसे मूवमेंट करेगा? नहीं चल पाएगा, मुड़ कैसे सके, कैसे मुड़ेगी हड्डी? अपने आप नहीं मुड़ेगी। तो जो मांसपेशियां होती हैं आसपास वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं,
तो मूवमेंट होता है, दूसरी रिलैक्स होती है। तो इसीलिए जरूरी है कि एक्सरसाइज, लोग कहते हैं हम चलते बहुत हैं तो एक्सरसाइज हो जाती है, वो गलत धारणा है। अच्छा, क्योंकि सारे मसल तो यूज नहीं होते ना। एग्जैक्टली स्पेसिफिक एक्सरसाइज अपना, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करनी जरूरी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आराम मिलेगा। और एक चीज ये, चलो मान लिया किसी ने दवाई खा लिया तो वो आपका रिलैप्स हो गया, छोड़ दिया, अब ठीक हो गया तो चलो यार छोड़ दिया, दोबारा हो जाएगा तो देखे जाएगा, लोगों का एक कंसेप्ट है जी। तो उन्हें अगर कॉम्प्लिकेशंस, वो रिलैप्सेस में कॉम्प्लिकेशन होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो हमारे मरीज जो रिलैप्सेस में चला जाते हैं, जो ना मानते हैं, तो वी आर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिफरेंट मेंटलिटी पेशेंट्स। तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो उनको हानिकारक हो सकता है, वो आप किस हिसाब से क्या एडवाइस करेंगे, क्या ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का? हाँ, अगर खाली हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात या करें, उससे रिलेटेड बाकी डिजीज का भी हाँ, आप है ना, तो वो हर डिजीज का अलग अलग होता है। लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें जोड़ अफेक्टेड हो रहे हैं, आप बार बार दवा ले रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दवा काम ही नहीं करेगी। फिर आपको जोड़ के साथ डैमेज जॉइंट के साथ रहना पड़ेगा। दूसरी चीज उससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन शरीर में बना रहेगा, तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं, जिसमें लंग में फाइब्रोसिस हो जाती है, सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा, है ना, और डायबिटीज हो जाएगा आपको, आप एक दवा से डर रहे थे, आपको 4 दवाएं और जुड़ जाएंगी, आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, तो और दवाइयों की लिस्ट बढ़ जाएगी, तो किडनी खराब हो सकती है, पता चला पैरालिसिस हो गई तो नर्व्स खराब, नर्व्स में असर आ गया। तो ये मान के ना चलें कि जॉइंट में ही प्रॉब्लम है तो पेन किलर ले लिया तो जॉइंट का दर्द ठीक हो गया तो हम ठीक हो गए, बाकी ऑर्गन तो ससेप्टेबल है ना। अब ल्यूपस की बीमारी है किसी को, ल्यूपस में किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, आपने बीमारी दवा बंद कर दी, मान लीजिए यंग लड़की है, ल्यूपस है, दवा बंद कर दी, शादी हुई, प्रेगनेंसी हुई, ल्यूपस का रिलैप्स हो गया, बच्चे के लिए भी खतरनाक, माँ के लिए भी खतरनाक, और ल्यूपस नेफ्राइटिस हो गई, तो दवाइयां भी ऐसी हैं कि जो जो सिचुएशन है उसमें नहीं दी जा सकती। या फिर मान लीजिए किसी की आंख की रोशनी चली गई, किसी को बड़ा अल्सर हो गया, किसी के सारे हाथ पैरों में गैंग्रीन हो गई, मतलब कालापन आ गया, वो काटने पड़ जाते हैं, तो क्या होगा? आप सोचें, इनके जो बचे हुए हैं वो फॉर्चुनेट हैं, लेकिन हो तो किसी को भी सकता है ना। तो आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि ना हो, अगर हो रहा है तो फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं 5% की चलो नहीं कंट्रोल हो रही, बट 95% में तो ठीक रह सकते हैं ना। एग्जैक्टली। ये बाकी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हमारे भारत देश में चल रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन या अदर सिस्टम, लद्दाख में होम्योपैथी का तो प्रैक्टिस उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो लोकल हमारे टिबेटन मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, जिनको हम अमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग दिस क्रोनिक एलिमेंट्स। तो मैंने सुनने में आया, भाई ठीक है, हमने आपके एलोपैथिक डॉक्टर को देखा, बहुत सारे पेन किलर दवा दिया, हमने सुना भाई पेन किलर को तो बड़ा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये चीज़ें हो जाते हैं। मैं तो आमची के पास हमारे अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वी शुड रिस्पेक्ट देम आल्सो, बट क्योंकि हम तो उसी से ठीक हो गया, आपका दवा नहीं खाने, तो उस दोनों को कंपेरेटिव स्टडी में करते समय आप किस दिशा से आप देखते हैं? क्योंकि आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमारे लद्दाख में काफ़ी अच्छा चलते हैं, एंड टिबेटन टाइप ऑफ मेडिसिन, उनके ड्रग्स भी, फार्मेसी भी है, सो देयर इज वन इंस्टीट्यूट ऑल्सो। तो दिस रूमेटॉइड पेशेंट्स, लॉट्स ऑफ द पेशेंट दे गो एंड दे कंसल्ट, उनसे आमची को कंसल्ट करते हैं। तो क्योंकि मरीज तो एक आज एक डॉक्टर को दिखाएगा, कल दूसरे को दिखाएगा, उनका अपना चॉइस है, कल फलाने को दिखाएगा, कल होम्योपैथिक में जाएगा। फिर हमारे यहाँ वो फेथ हीलर्स भी होते हैं, सब पूजा पाठ का भी उसमें बड़ा रोल करते हैं, यार ये फलाना वो आ गया तो इन सब को आप एलोपैथिक मेडिसिन के हिसाब से क्या दवा, क्या एडवाइस करना चाहिए कि भाई हाँ आप यू हैव टू ट्रीट फ्रॉम अदर डॉक्टर्स आल्सो, बट हाउ, कितना एक रूमेटोलॉजिस्ट का जो एडवाइस को जारी रखना जरूरी है ये बहुत जरूरी। देखिए, इसको मैं ऐसे लेना चाहूंगी कि आज के टाइम में जहाँ पर हम एविडेंस बेस्ड कंटेंट की बात करते हैं, हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि कोई बात बोली गई तो कहते हैं
एविडेंस क्या है इसका, तब बिलीव करेंगे। एग्जैक्टली। तो जहाँ तक बात आती है इन सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, तो वहाँ भी ये चीज़ लागू होती है। मैं मॉडर्न मेडिसिन की डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि जो हमारा एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो बिल्कुल बेकार है। लेकिन उस पे डिपेंड ये करता है कि जो आजकल लोग अवेलेबल हैं वो कितने एक्सपर्ट हैं उसको समझने में, उनको कितनी जानकारी है उन चीज़ों के बारे में, उन दवाओं के बारे में, उन बीमारियों के बारे में, जितनी जो पहले के ज़माने में हुआ करती थी, वैद्य होते थे, उनको बहुत जानकारी होती थी। वो आज है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो समझना जरूरी है। जैसे मैं आज ओपीडी में बैठी हुई थी, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आए जो आमची मेडिसिन ले रहे थे। जी, लेकिन वो ले रहे थे, उनको शुरू में बहुत आराम हुआ, बाद में जाके आराम नहीं हुआ, तो उनके हाथ टेढ़े होने शुरू हो गए और फिर परेशानी उनको होनी शुरू हो गई। तो अब समझना ये है कि हमें क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ कुछ कहते हैं कभी कि कुछ से नहीं है, इससे अच्छा कि समथिंग इज देयर, लाइक मिल रही है चीजें वहाँ पे, है ना। तो अगर प्रॉब्लम हो गई, अक्यूट प्रॉब्लम है, तो आप उनके पास जाएं। लेकिन जहाँ तक बात आती है उनको ट्रीट करने की, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो सीरियस बीमारियां हैं जिनसे आपकी जिंदगी पे बन सकती है, जिनसे आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, तो आप दवाइयाँ प्रॉपर अवेलेबल जो दवाइयाँ मॉडर्न मेडिसिन है वो लें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सबसे जरूरी यही बनता है, सबसे जरूरी यही बनता है कि आप मॉडर्न मेडिसिन लें। मॉडर्न मेडिसिन है, ठीक है। छोटी मोटी कोई परेशानी है, जुकाम खांसी हो गया, 1-2 दिन का बुखार हो गया, कुछ हो गया, तो आप जा सकते हैं लोकल हीलर्स के पास, ट्रेडिशनल के पास। बट अगर आपको सीरियस इलनेस है तो मैं सजेस्ट करूंगी, और मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप डॉक्टर के पास जाएं, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाएं। हमारे मरीजों को हर बार डॉक्टर उमा तो मिलेगी नहीं, तो मेडिकल स्पेशलिस्ट का सर्विस तो मोरलेस हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नोगरा वगैरह, या यहाँ ले में भी इतना दूर नहीं आजकल लोगों के पास कन्वीनियंस अच्छे होंगे। तो जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो या मेडिकल स्पेशलिस्ट के सिवा मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं या बाकी डॉक्टर्स है, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि सबसे ज़रूरी है ना, क्योंकि आपके एब्सेंस में तो वही डॉक्टर उमा है, तो हमारे जो यंग डॉक्टर्स है, न्यू फिजिशियंस है, तो उन्हें आप एकेडमिक पॉइंट व्यू पे क्या एडवाइस करना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जी हाँ। और इसमें बहुत स्कोप है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आजकल लोग डरते हैं, क्योंकि करेंटली जब से ये सुपर स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुए हैं लेटली, अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो प्रॉपर रूमेटोलॉजी ट्रेनिंग, जो हम रूमेटोलॉजी वर्ड यूज कर रही हूँ, तो वो 2012 में आई। इससे पहले एक मद्रास मेडिकल कॉलेज में बहुत पहले हुआ था। अच्छा। उसके बाद ये क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड वर्ड यूज रूमेटोलॉजी के साथ यूज करके बहुत सारे सेंटर्स पे डेवलप हुए। तो ये एक बहुत न्यू स्पेशलिटी है। इतने सारे स्पेशलिस्ट नहीं मिल सकते, लेकिन मेडिसिन में रूमेटोलॉजी पढ़ाई जाती है। लेकिन डिपेंड इस बात पे भी करता है कि उस समय रेजिडेंट ने कितना इंटरेस्ट लिया उस चीज में, और वहाँ पे कितने ट्रेन्ड डॉक्टर्स थे जो उन्होंने बताया। तो खैर, बिसाइड्स द पॉइंट, वो कहते हैं जब जागो तब सवेरा। जब आप किसी भी एज में, मेडिसिन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो जो यहाँ पर डॉक्टर्स है, मेरा जो इंटरेक्शन हुआ, मैंने पाया कि वो बहुत, दे आर ब्रिलियंट डॉक्टर्स। उनको सिर्फ एक हैंड होल्डिंग चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और मुझे लगता है कि कोई भी स्पेशलिस्ट, चाहे मैं हुई कोई और हुआ, उसको कोई परेशानी नहीं होगी हैंड होल्ड करने में। उनके पास हमारे नंबर्स हो सकते हैं, उनको लगता है किसी पेशेंट में प्रॉब्लम हो रही है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम उनको गाइड कर सकते हैं। उसके अलावा एम्स में जैसे डीएम रूमेटोलॉजी प्रोग्राम शुरू हो रहा है, उसमें एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए सीट रखी हुई है, जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो फिजिशियंस काम कर रहे हैं वो स्पॉन्सर्ड सीट पे जा सकते हैं कम्पीट करके, जिससे कि जो गवर्नमेंट सेटअप में वो पूल इंक्रीज होगा। ओहो, अच्छा 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 जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उमा, क्योंकि वक्त के इजाज़त ना देते हुए हम आपसे थैंक यू कहना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे आप बार बार यहाँ पर आके लोगों को सेवा करते रहेंगे थ्रू द अशोका मिशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।